और सीधे आपको बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। पूर्व में स्पीकर और अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, हमारे वरिष्ठ साथी पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री शैलेश पांडे जी, सुशांत शुक्ला जी, धर्मजीत सिंह जी, अनुराग जी, सम्मानित मंच, सभी विधायकगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे मां कौशल्या के इस पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ और जिस बड़ी संख्या में मौसम के खराब होने के बावजूद भी आप सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं, आपका उत्साह, आपका उमंग, आपके मन में जो चाहत है वह मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि आपने तोखम साहू जी को लोकसभा में भेजने का निर्णय बना लिया है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं जब यहां राजनीतिक दृष्टि से आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं, तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और दोनों हाथ जोड़ करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 3 महीने पहले जब मैं यहां आया था और विधानसभा के चुनाव के प्रचार में हम सब लोग यहां उपस्थित हुए थे, तो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की निवेदन को सुना, समझा, हम सबके निवेदन को आपने समझा और आपने बघेल की कुशासित सरकार को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए आपका विशेष करके धन्यवाद, क्योंकि आज हम सुशासन के काल में चल रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनी, उस पर विश्वास किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए विशेष करके आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके चुनाव में जो आपका वोट का महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत बड़े बड़े काम कराता है और बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत रखता है। और ये हमारे पास नहीं है, ये ताकत आपके पास है। आपने 2014 में मोदी जी को चुनाव जिताया, प्रधानमंत्री बनाया। जो देश, भारत देश पिछड़ रहा था, वो 5 साल के अंदर अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हो गया। आपने 2019 में अपने ही मत का प्रयोग करते हुए, इस उंगली का प्रयोग करते हुए आपने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आपने चुनाव जिताया। आपके चुनाव जिताने के माध्यम से एक मजबूत, एक स्थिर, एक ताकतवर और जनता के हित में करने वाले काम की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि आप और हम 1951-52 से 4 पीढ़ियां बीजेपी और जनसंघ की खप गई। हम नारे लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे थे, एक झंडा भारत का और एक झंडा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में 2 विधान थे, एक विधान भारत का और एक विधान जब उनकी विधानसभा पारित करे तब जाकर के वो कानून बनता था। और उसी तरीके से उनको एक अधिकार दिया गया था धारा 370 के तहत
370 के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में आपकी उंगली ने कमल का बटन दबाया और स्थिर सरकार, मजबूत सरकार दी, तो 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये रास्ता भी हमने देखा। हमने 1997-98 में पालमपुर में हमने फैसला लिया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1997-98 में आप सभी लोग नारा लगाते थे, एक बार नहीं अनेकों बार आप गए अयोध्या। कभी आपने शिला पूजन किया, कभी आपने अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया, कभी आपने कार सेवा में भाग लिया। बार बार आप नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और हमारे विरोधी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उपहास उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। राम लला तुम आओगे, तिथि कब बताओगे? हमने उनको तिथि भी बताई। आपके उंगली की ताकत ने फिर से मोदी जी को सरकार में लाया और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये मजबूत फैसले लिए गए। आपको मालूम है कि 1947 के बाद, विभाजन के बाद, कई लोग बांग्लादेश में, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, कई लोग पाकिस्तान में और कई लोग अफगानिस्तान में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये वहां से निकाले गए थे और उनको यहां पर नागरिकता देने का सवाल था। सभी लोग बोलते थे कि नागरिकता दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोलते थे, लेकिन नागरिकता देने की हिम्मत नहीं थी। तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हुए थे, माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स से दबे हुए थे। ये मोदी जी को आपने ताकत दी और इस ताकत के कारण ये CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, कानून बना और जो लोग भारत में आए थे उनको नागरिकता प्रदान करने का काम हुआ। ये स्थिर सरकार, मजबूत सरकार की निशानी है। आपको मालूम है, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी मुस्लिम बहनें 3 तलाक के कारण उनको आजाद जीवन नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक समाप्त करो। पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, जो इस्लामिक देश है। बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, जो इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, जो इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया में इस्लामिक देश है, वहां 3 तलाक नहीं है। ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, लेकिन हमारे भारत में 3 तलाक चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ, किसी में ताकत नहीं थी। ये आपकी उंगली में ताकत थी, आपने कमल का बटन दबाया, उधर मोदी जी ने मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया और 3 तलाक के इस काले कानून से छुट्टी दिला दी। ये ताकत होती है, ये फर्क पड़ता है। आज राजनीति की संस्कृति बदल गई है मोदी जी के नेतृत्व में। पहले क्या था? कौन जाति का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, पहाड़ का है कि मैदान का है, बाहर का है कि अंदर का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम और अपना वोट सीधा करने का काम
और वोट बैंक की राजनीति का काम ये कांग्रेस पार्टी किया करती थी। लेकिन मोदी जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का चाल ढाल, भारत की राजनीति का कार्य करने का तौर तरीका, ये सब बदल डाला। अब मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाया गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जहां उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति चलाई, तो मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति चलाई। सबका विकास और विकास के लंबी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने का विकास। बोलिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 10 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब उनको नेता बनाया गया, तब उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार गांव को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार दलितों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार किसानों को समर्पित है, मेरी सरकार युवाओं को समर्पित है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी और उसके माध्यम से आप सब जानते हैं और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया होगा। आज बताइए, ग्रामीण विकास हुआ है कि नहीं? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव में पक्की सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? हर मौसम में चलने वाली सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस काम को आगे बढ़ाया गया। अरुण साहू जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। धर्मलाल जी, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। उस समय मेरा एक्सीएन मेरे पास आके बोलता था कि नड्डा साहब, आपके इलाके में 40 सड़कें हैं और आपको 40 लाख रुपए बजट में आया है, बताइए इसका क्या करूं? मैं कहता था, तू ही लगा ले जहां लग सके, 40 सड़कें और 40 लाख बजट है, क्या करेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक एक सड़क पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसका विकास का काम शुरू हुआ। मैं आपको किस्से सुनाता हूं, मैं आपको किस्से सुनाता हूं। मैं 1993 में जब विधायक बना, मैं बार बार सुनाता हूं, क्योंकि आपको जब तक अंधेरा समझ में नहीं आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। जब तक आपको अमावस्या नहीं समझ में आएगी, पूर्णमासी को आपको नमस्कार करना नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा। 1993 में मैं एमएलए बन गया। मेरा वीडियो मेरे पास आता था और कहता था, नड्डा साहब, इस बार इंदिरा आवास योजना में आपको एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए ये 2 घर किसको दूं? और मैं वीडियो को चाय पिला के बोलता था, भैया ये तू ही रख ले घर, तू ही देना, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार कहां डालेंगे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ घर बन करके तैयार हुए, 4 करोड़ घर। और ये घर ऐसे नहीं है, ये घर हैं एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, गैस का सिलेंडर, एक टॉयलेट, साथ में कोर्टयार्ड। ये 4 करोड़ पक्के मकान मोदी जी ने बनाए और अब फिर से आप तोखन साहू को अपनी उंगली से बटन दबा करके भेजेंगे, मोदी जी 3 करोड़ और घर बनाएंगे, 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे। कोई पक्का, कोई कच्चा घर नहीं रहेगा। मैं उज्ज्वला योजना की बात करना चाहता हूं, यह भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं आपकी यहां बहनें बैठी हैं। 10 साल पहले मेरे गांव में
सवेरे 5 बजे बहनें उठती थी, सुबह 5 बजे जंगल में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, बड़ा बोझा उठाती थी और पहाड़ के संकरे पगडंडियों में चल करके बोझा ला करके अपने रसोई घर के पीछे रखती थी। गीली लकड़ी होती थी, उसको जलाती थी। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या बोलते हैं उसको, लेकिन हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं, फूकनी। उससे फूक फूक कर वो धुआं के बीच में चूल्हा जलाती थी और फिर उसके बाद वो भोजन बनाती थी। आजकल मेरी बहनें 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया है। पट से लाइटर जलाती है, टक से, और 5 मिनट में चाय और भोजन बना करके घर में उसका सशक्तिकरण होता है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन, मैं जब गर्मी में एमएलए होता था और जब जाता था तो बहनें हमको हमारा घेराव कर लेती थी, और घेराव करने के बाद बहनें खाली मटके मेरे सामने रख देती थी और बोलती थी, ये है तेरा विकास, ये देख, ये पानी हमको 3 किलोमीटर से लाना पड़ता है, हमको 4 किलोमीटर से लाना पड़ता है, गर्मियों में 3-3 घंटे मेरे लग जाते हैं, क्या जीवन जीऊंगी? ये जीवन मैंने देखा है, ये जीवन मैंने बहनों का देखा है। आज मोदी जी ने 11 करोड़ घर में हर घर नल, हर घर जल, ये पहुंचाने का काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 36 लाख जल जीवन का टैप कनेक्शन ये छत्तीसगढ़ में दिया गया है, और उसी में 2-2.5 लाख कनेक्शन हमारे इसी बिलासपुर जिला को दिया गया है। 2.5 लाख कनेक्शन दिया गया। अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, तो आप हमारी बहनें बैठी हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा। मैं जब बचपन में अपनी गाड़ी से मुझे जाने का मौका मिलता था तो मैं देखता था कि झुंड की झुंड बहनें, 20-20, 30-30 बहनें झुंड बनाकर अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। कैसा जीवन था, लोटा हाथ में लेकर, पानी हाथ में लेकर, वो दैनिक जीवन के लिए, और वो सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी। कैसा अमानवीय जीवन था, कैसा अमानवीय जीवन था। सोचिए आप, किसी ने चिंता नहीं की। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा स्वच्छता अभियान, और 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर बनाए और 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का रास्ता दिया, ये भी हमको मालूम है। मैं आपसे आयुष्मान भारत की बात करना चाहता हूं। आयुष्मान भारत, ये सभी लोग बैठे हैं, पुराने लोग, सब लोग 20-20 साल के एमएलए हैं, 20-20 साल के। ये सब चिट्ठी लिखते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, वेल्व बदलना है, बाईपास होना है, किडनी का ऑपरेशन होना है,